नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में। बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं और होम साइंस आपका सब्जेक्ट है तो आपको इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी सिलेबस वाली, उसको आपको देखना चाहिए। सिलेबस डिस्कशन मैं कर चुका हूं, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं आज हाजिर हूँ पहली क्लास के साथ, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 की क्लास संख्या 1 देखेंगे। ठीक है, क्लास संख्या 1 में हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान के बारे में, जानेंगे वस्त्र विज्ञान की परिभाषा विद्वानों ने कैसे दी है, वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है, यानी उसका स्कोप यानी विषय क्षेत्र देखेंगे वस्त्र विज्ञान का, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है दैनिक जीवन में या मनुष्य के जीवन में वस्त्र विज्ञान का कितना महत्व है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आपके पेपर का नाम है बेटा वस्त्र विज्ञान व परिधान का परिचय एवं परिवार संसाधन प्रबंध। सिलेबस थोड़ा सा लंबा है। एक्चुअली में क्या किया गया है कि सिलेबस अलग अलग तरीके से, जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तो होम साइंस का बेसिकली सिलेबस बनाने वाले जो रहे हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं बैठ पाई या उन्होंने उतना दिमाग नहीं लगा पाए जितना उनको लगाना चाहिए। तो किसी किसी सेमेस्टर में इतना भर दिए हैं, सिलेबस में इतना चैप्टर्स डाल दिए हैं कि बच्चे परेशान हो जाएं, और किसी किसी में कुछ भी नहीं है। किसी किसी में 2 सेमेस्टर में एक ही चीज़ें पढ़ने को दे दी जा रही हैं, यानी इन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, बस जो जैसा मन किया वैसा उसमें जो है इंक्लूड करते चले गए। कोई इसमें वैज्ञानिकता या कोई दिमाग लगा करके कोई चीज़ें नहीं करी गई हैं। बस ऐसे आप देखते हैं कभी कभी क्या होगा कि एक ही सेमेस्टर में, जैसे आप देखेंगे कि जो वस्त्र विज्ञान और प्रधान का परिचय आप यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, परिवार संसाधन प्रबंध भी इसमें ठोंक दिया ला करके। एक्चुअली में वस्त्र विज्ञान और प्रधान का परिचय अपने आप में एक पेपर का नाम ही है। ठीक है, परिवार संसाधन प्रबंध अपने आप में एक पेपर का अलग नाम हो सकता है। तो अगर दोनों को मिला करके पढ़ेंगे तो सिलेबस ज़रूर थोड़ा सा लंबा होगा। बहरहाल मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि सिलेबस ये लंबा है तो इसका मैं विरोध करूँगा। नहीं, सिलेबस लंबा है ठीक है, बच्चों का थोड़ा सा और बढ़ेगा, लेकिन इससे पहले जैसे 2-3 चीज़ों में, जैसे आपने प्रथम सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का बनाया या फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में किया, तो उसमें क्या है कि एक ही चीज़ें 2-3 सेमेस्टर में लगातार रिपीटेड है। जैसे परिवार क्या नाम है, मानव विकास को लेकर की बात की जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट कई सेमेस्टर में आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल इस पर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम आज क्लास संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें वस्त्र विज्ञान क्या होता है, वस्त्र विज्ञान से आप क्या समझती हैं, वस्त्र विज्ञान के विषय क्षेत्र में क्या क्या पढ़ना होता है, यानी इसका स्कोप या दायरा, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उसको समझेंगे। मेजर माइनर सभी के लिए यही है। सेमेस्टर नंबर 2 बीए बीएससी कुछ भी आप होम साइंस से कर रहे हैं तो आपको यही पढ़ना है, गृह विज्ञान यानी होम साइंस। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखी, तो दोनों टाइप की चीज़ें करवाई जाती हैं। तो अभी तो क्लास ये चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर के बाद में मैं जो एमसीक्यूज टाइप के मॉडल पेपर होंगे उनको मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास 1 में हम ये समझेंगे, क्लास 2 आएगा, क्लास 2 में हम लोग देखेंगे वस्त्र तंतुओं की परिभाषा देखेंगे। वस्त्र तंतु क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका पूरा वर्गीकरण करेंगे, और जो वर्गीकरण करेंगे प्रत्येक तंतुओं के विशेषताओं के बारे में विस्तार से हम जानेंगे यूनिट नंबर 2 में, मतलब कि यूनिट नंबर 1 के क्लास 2 में। फिर इसके बाद में क्लास 3 आएगा, जिसमें हम वस्त्र तंतुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, यानी कि उसके जो भौतिक गुण हैं और जो केमिकल गुण हैं यानी रासायनिक गुण हैं, उन गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा तंतु कौन सा धागा की क्या क्वालिटी होती है, वो सब आपको विस्तार से बताएंगे। बहरहाल अब पहली क्लास में हम देख लेते हैं वस्त्र विज्ञान का अर्थ और परिभाषा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल जो है ये सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बारीकी के साथ करवाता है। परीक्षा की तैयारी भी आपके लिए बेहतर होती है। एग्ज़ाम के समय में मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर भी किया जाता है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी पड़ेगी, आप आसानी से इन चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, बेहतर अंदाज में आपको चीज़ें समझाने का प्रयास रहेगा। देखें, आपका पहला चैप्टर क्या नाम है, वस्त्र विज्ञान, अर्थ परिभाषा, वस्त्र विज्ञान का विषय क्षेत्र और उसका महत्व। हालांकि ये 2 चैप्टर में बेसिकली पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं एक ही चैप्टर में देखूंगा इसको, क्योंकि समय हमारे पास भी कम है और आपके पास भी कम है, तो हम चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तीव्र गति से। देखिए, ऐसी चीज़ें आपको समझाएंगे जो आपके समझ में आएंगी। वस्त्र विज्ञान क्या है, हेडिंग डालेंगे वस्त्र विज्ञान का अर्थ और परिभाषा।
लिखेंगे वस्त्र विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम वस्त्रों तथा उससे रिलेटेड, किससे, वस्त्रों से संबंधित या वस्त्रों से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। यानी वस्त्र बनाने को लेकर के या जिनसे हम वस्त्र बनाते हैं, या वस्त्रों का और वस्त्रों को बनाने में लगे उपकरणों का या सामग्रियों का अध्ययन हम करते हैं, ऐसे शास्त्र या विषय को वस्त्र विज्ञान कहते हैं। वस्त्र विज्ञान एक उन्नतिशील विज्ञान है। उन्नतिशील मतलब कि ये प्रोग्रेसिव साइंस है। ये एक प्रकार से लगातार जो है सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। तो एक विज्ञान के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। वस्त्र विज्ञान का विकास गत कई सदियों से मतलब कि कई शताब्दियों से पिछले धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। अचानक से नहीं हुआ है, धीरे धीरे। चूँकि पहले भी वस्त्र का बनाने के तौर तरीके, चाहे चमड़े का वस्त्र लोग बना करके पहनते थे, या जो है वृक्ष की पत्तियों की वस्त्र या उसकी छालों का वस्त्र प्रयोग करते थे, या भेड़ की बालों से जो है चीज़ें निकाल करके उसको पहनते थे, टोप वगैरह उनके चमड़े सहित पहन लेते थे। या ऐसे तमाम प्रकार के जनजातियों में आप खिरगीज़ हो गया, मसाई हो गया, सेमांग हो गया, ऐसे तमाम जनजातियों में आप देखेंगे तो चमड़े के वस्त्र भी लोग पहनते रहे हैं। तो वस्त्र विज्ञान बहुत पहले से रहा है, वस्त्रों को बनाने की विधियाँ, लेकिन वो एक वैज्ञानिक तौर पर नहीं रही हैं। धीरे धीरे उनका विकास हुआ सने सने, और उसके बाद में चीज़ें आई हमारे समक्ष। आदिमकालीन मनुष्य पेड़ों के पत्तों, छाल पेड़ों की और घास वगैरह के वस्त्र का उपयोग करते थे। इसके बाद विभिन्न जंगली जानवरों को मार करके उनकी खाल जो होती थी चमड़े की, उसको उसने वस्त्रों के रूप में पहनना शुरू किया। जैसे कि एक उदाहरण अगर आप देखें तो भगवान शंकर क्या पहनते हैं, मृगछाला पहनते हैं, ठीक है, बाघांबर पहनते हैं, ठीक है, मृगछाला बिछाते हैं, बाघांबर को अपने जो है कमर में लपेटे रहते हैं भगवान शंकर को, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हुई। तो ये कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो है वस्त्रों पहनने में, या वस्त्रों को, पहले वस्त्रों के लिए वृक्षों की छाल, पत्तियां, इन सभी से, घास फूस से वस्त्र बनाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जानवरों को मार करके उनकी छाल को, या जानवरों की जो खाल होती है, छाल होता है वृक्षों का और खाल होता है जानवरों का, तो उस खाल को निकाल करके उनके चमड़े का वस्त्र बना करके पहनते थे। यह अवस्था वस्त्र विज्ञान के विकास की प्रारंभिक अवस्था कही जा सकती है। यानी यहाँ से वस्त्र विज्ञान शुरू हुआ। चूँकि वस्त्र तब भी ये लोग बनाते थे, और वस्त्र बनाने की प्रक्रिया जो थी वो वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत समझी जाती थी। हालांकि वो लोग नहीं जानते थे कि ये वस्त्र विज्ञान है, लेकिन जब हम वस्त्र विज्ञान को पढ़ रहे हैं, चूँकि हमको पता है कि कोई भी चीज़ें में अगर हम सुव्यवस्थित तरीके से एक सिस्टमेटिक मतलब कि एक सिस्टमेटिकल वे में आगे बढ़ते हैं तो विज्ञान होता है। तो वस्त्र को बनाने की प्रक्रिया तब भी थी। उसके बाद में मनुष्य ने लताओं की टहनियों, लता माने की जो बंवर वगैरह होती है, जो लताएं होती हैं, ठीक है, उनकी जो टहनियाँ होती हैं, घास के तिनको, इन सभी को आपस में बाँट या गूंथ करके वस्त्र बनाने प्रारंभ कर दिया। यानी कि घास और बंवर को मिला करके वस्त्र बनाना शुरू कर दिया। संभवतः यह मोटिवेशन या प्रेरणा मनुष्य को पक्षियों के घोंसलों को देख करके प्राप्त हुई होगी। यानी कि मनुष्य ने देखा कि पक्षी लोग तिनका तिनका मिला करके एक घोंसले का निर्माण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम भी घासों के तिनकों को मिला करके, या वृक्ष की छालों को, या जो है बंवर या लताओं को मिला करके अगर हम वस्त्र बनाएंगे तो हम भी उसको पहन सकते हैं। इस तरीके से मनुष्य जो है पक्षियों के घोंसलों को देख करके वस्त्र बनाने को सीखा होगा। यह भी वस्त्र विज्ञान के विकास की एक अन्य अवस्था या प्रारंभिक अवस्था के बाद की अवस्था कही जा सकती है। तदुपरांत यानी उसके बाद में मनुष्य ने प्रकृति से प्राप्त कुछ धागों की खोज करी। यानी प्रकृति से प्राप्त यानी प्राकृतिक धागों की खोज करी। प्राकृतिक धागों में जैसे रेशम वगैरह प्राकृतिक धागे हैं, ठीक है। ये धागे उससे वनस्पति तथा प्राणी जगत से प्राप्त करना सीखे। यानी कि जैसे कुछ वनस्पतियों से धागे मिलना शुरू हो गए, कुछ आपके जंतुओं से मिलना हो गए, जो प्राणी से मिले वो प्राणी यानी जानतो तंतु हो गए, और जो वनस्पतियों से मिले वो वानस्पतिक तंतु कहलाए, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें मिलना शुरू हो गई। उन्हें उन तंतुओं को काटना सीखा, उनको बुनना सीखा आपस में, और इस प्रकार से धीरे धीरे वास्तविक वस्त्र तैयार करना मनुष्य ने सीख लिया। सने सने यानी कि धीरे धीरे करके समय बीतता गया। वस्त्र विज्ञान ने प्राकृतिक धागों से की कताई और बुनाई सीख करके, या वस्त्रों को काट करके या बुन करके उससे वस्त्र पहनने के लिए एक प्रकार से तैयार किया।
और वस्त्रकला में धीरे धीरे करके सुधार आता चला गया। धीरे धीरे हस्तकला के द्वारा मनुष्य बहुत सुंदर और आकर्षक वस्त्र तैयार करने लगा और इस तरीके से वस्त्र विज्ञान की जो परिपाटी रही है, उसकी जो विकास धारा रही है, वो हम लोगों ने आपको बताई। इसके बाद में क्या हुआ, उपर्युक्त विवरण वस्त्र विज्ञान के क्रमिक विकास का अल्प परिचय हमारे समक्ष प्रस्तुत है। यानी एक शॉर्ट टर्म में हमने आपको बताया कि किस तरीके से वस्त्र बनाना जो है शुरू किया गया होगा और किस तरीके से वर्तमान तक हमने वस्त्र को बनाया होगा। इस परिचय के आधार पर हम वस्त्र विज्ञान को कई तरीके से या नीचे लिखी गई बातों के हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान है क्या, इसकी परिभाषा हम दे कैसे सकते हैं। देखें, लिखेंगे परिभाषा में वस्त्र विज्ञान के क्या, कि जिस विषय के अंतर्गत, वस्त्र विज्ञान की परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जिस विषय के अंतर्गत वस्त्रों का निर्माण करने वाले प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों, रेशे माने जो होते धागे, ठीक है। अब प्राकृतिक में जंतुओं से प्राप्त, वनस्पतियों से प्राप्त दो प्रकार के होंगे। कृत्रिम यानी मनुष्य के द्वारा सेलुलोज वगैरह जो बनाए जाते हैं, मनुष्य रासायनिक या भौतिक क्रियाओं के द्वारा जो बनाते हैं धागे, वो धागे कृत्रिम रेशे कहे जाते हैं। प्राकृतिक जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, जैसे रेशम जो कीट है वो जानतो, उससे रेशम की चीज़ें मिल जाती हैं हमको, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें। वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, जिस विषय के अंतर्गत वस्त्रों के निर्माण करने वाले प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों का अध्ययन किया जाता हो, वस्त्र को बनाने की तमाम सारी विधियों का अध्ययन किया जाता हो, वस्त्र की पारिस्कृति और परिसज्जा का अध्ययन किया जाता है। पारिस्कृति और परिसज्जा मतलब कि वस्त्र को सजाने का, यानी वस्त्र की परिसज्जा में क्या आएगा, पारिस्कृति परिसज्जा में रंगाई, कताई, बुनाई, ठीक है, उसको फिनिशिंग वगैरह करना जो होता है वो सब इसमें आ जाता है। तो इस सभी का अध्ययन। वस्त्रों के रख रखाव का अध्ययन, वस्त्रों को सुरक्षित कैसे रखना है, किस तरीके से वस्त्रों को फोल्ड करना है, वस्त्रों को अधिक समय तक सुरक्षित कैसे रखें, इन सभी का भी अध्ययन वस्त्र विज्ञान करता है। एवं संग्रह तथा वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जिस विषय के अंतर्गत इन तमाम प्रकार की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, खास करके वस्त्रों के निर्माण करने वाले प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों का, वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, वस्त्र की पारिस्कृति और परिसज्जा का, वस्त्रों के रख रखाव और संग्रह का, वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वह विषय वस्त्र विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये परिभाषा एक संपूर्ण परिभाषा या एक पूर्ण परिभाषा कह सकते हैं वस्त्र विज्ञान की। तमाम प्रकार की चीज़ों को पढ़ने के बाद में आप यह एक परिभाषा वस्त्र विज्ञान की अगर पूछे तो लिख सकते हैं, और ये परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं आप हाईलाइट करके नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। ये आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा वस्त्र विज्ञान की परिभाषा, और इसको लिख देंगे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। नीचे लिखेंगे, इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वस्त्र विज्ञान एक व्यापक विज्ञान है। व्यापक माने एक बड़ा विज्ञान है जो अपने आप में तमाम प्रकार की चीज़ों को, तमाम प्रकार की विधियों को, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को अपने आप में संग्रहित करता है, ठीक है। तथा इसे उपयोगी विज्ञानों की श्रृंखला में रखा जाता है। चूंकि वस्त्र विज्ञान उपयोगी है, हमारे दैनिक जीवन में लगातार इसका उपयोग होता रहता है। वस्त्र हर कोई पहनता है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें मनुष्य की प्राथमिक अवस्थाओं में से आती हैं, और इन्हीं आवश्यकताओं में से एक कपड़ा भी है। सबसे पहले आवश्यकता रोटी, फिर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा मकान। तो पहले व्यक्ति खाने के लिए फोकस करता है, फिर जो है पहनने के लिए, और फिर रहने के लिए घर, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझी। अगर आपको इन चीज़ों का पीडीएफ प्राप्त करना, अगर आप चाहते हैं कि हमको ये सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएं, या जो पीडीएफ गुरुजी पढ़ा रहे हो हर एक चैप्टर की पीडीएफ या इन सभी की पीडीएफ मिल जाए, मॉडल पेपर की, रिवीजन क्लास की, महामैराथन क्लास की, या जो भी क्लास हो उनकी पीडीएफ हमको मिले, हम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ, सारे सब्जेक्ट के कोर्स मिल जाएँ हमको, ठीक है। तो आपको SMS करना पड़ेगा 91 61 93 60 62 पर। केवल 100 रुपये लगेंगे। आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हो। 100 रुपये फीस रखी गई है। उसी में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी व्हाट्सएप पर, ठीक है। अपने नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होंगे सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 से 4 सब्जेक्ट जो भी होंगे, आपके 5 सब्जेक्ट, वो सभी की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी, जिसमें को करिकुलर, माइनर, मेजर सब शामिल होगा। इसके साथ ही साथ आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, और वहाँ पर आपको जो है सारी लिंक वगैरह, जब भी क्लास होगी तो उसकी लिंक जाएगी, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। उसके बाद में क्लास के बाद में उसकी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगी।
वीडियोस के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मुहैया करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, MCQs टाइप के मॉडल पेपर भी मिलेंगे आपको ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको जैसे इस ईयर का किसी यूनिवर्सिटी का पेपर होगा तो पेपर भी आपको मिलेगा, पेपर सॉल्व करवाने की भी कोशिश की जाएगी अब की बार। तो बहुत ही बेहतर तैयारी आपकी होने वाली है, जिसमें आपका सेकंड सेमेस्टर में आप हैं तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर भी आपका होने वाला है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो होता है यानी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, ठीक है, तो ये आपका को करिकुलर सब्जेक्ट में आपका शामिल है, ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आते हैं, हालांकि अब की बार सभी यूनिवर्सिटी का पेपर लगभग अधिकतर ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो उन सभी के लिए बेहतर तरीके से तैयारी होने वाली है। तो ये SMS करें 9161 93 60 62 पर, और 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की फीस केवल और केवल 100 रुपये रखी गई है, यानी कि 100 रुपये में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो इतनी सस्ती फीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो जिनको भी जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ करके एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं PDF नोट्स के साथ, और भी तमाम प्रकार के आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, और आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड होगा। MCQs का मॉडल पेपर भी 4-5 लगभग आपके 5 से 6 मॉडल पेपर MCQs के तैयार किए जा रहे हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा लिखित के भी ऐसे चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और क्लासेस जो हो रही हैं, जैसे ये क्लास आज की हो रही है, ऐसे ही 2-3 क्लास जो और होंगी आपकी यूनिट नंबर 1 की, वो सारे यूनिट की एक वीडियो मतलब एक PDF जाएगी, जिसमें यूनिट नंबर 1 के सारे नोट्स होंगे। जैसे ये जो वीडियोज़ के पीछे नोट्स लिखे हैं सब मिल जाएगी PDF में आपको। तो इसको जब आपको वैसे पढ़ना हो तो ऐसे वैसे आप पढ़ सकते हो, मन कहे तो आप इसको, ठीक है, वीडियोज़ फॉर्म में देख सकते हो। जिनको भी जुड़ना है वो SMS करें, तुरंत देर ना करें, क्योंकि 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आप अगर जुड़ जाएंगे तो आपका बहुत बेहतर फ़ायदा होगा, और आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को जान पाएंगे। चले, तो वस्त्र विज्ञान की हमने परिभाषा को देखा। अब वस्त्र विज्ञान का विषय क्षेत्र हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है। वस्त्र विज्ञान का विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ वस्त्र विज्ञान, वस्त्र विज्ञान का विषय क्षेत्र हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे वस्त्र विज्ञान के अर्थ और विकास संबंधी उपयुक्त विवरण के आधार पर वस्त्र विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का भी निर्धारण किया जा सकता है। क्योंकि वस्त्र विज्ञान की परिभाषा में हमने वस्त्र विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है वो सब भी आपको बता दिया, तो वो उसका भी निर्धारण हम कर सकते हैं। वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हेडिंग डालेंगे हम, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। पहली बात, रेशों का प्रकार। वस्त्रों को बनाने के लिए जो तंतु होते, तंतु को रेशे कहते हैं। तो उन रेशों का कितने प्रकार के रेशे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। उन रेशों की विशेषताएं क्या होती हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। उन रेशों का उत्पादन कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ में उन रेशों का प्रकार, रेशों की विशेषताएं और रेशों का उत्पादन का अध्ययन हम करते हैं वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत। ये पहला चीज़ हुआ, पहला पॉइंट। ऐसे ही तमाम पॉइंट हैं जो कि ये बताते हैं कि वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है और किस तरीके से चीज़ों को जानना होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए, वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत उन सभी रेशों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है जिनमें या जिनसे वस्त्र तैयार किया जाता है, यानी कि ऐसे रेशों का अध्ययन, ऐसे तंतुओं का अध्ययन जिनसे हम वस्त्र को बनाते हैं, उन सभी तंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उन तंतुओं का गुण क्या है, उन तंतुओं की जो है व्यवस्था मतलब कि लिमिटेशंस क्या है, उनसे हानियाँ क्या हैं, या वो उनका क्वालिटी, भौतिक या रासायनिक गुण क्या है, सब कुछ समझते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम तंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। प्रत्येक प्रकार के तंतुओं की विशेषताओं का गहन अध्ययन करते हैं, किस तंतु की क्या विशेषताएं हैं और इन तंतुओं से किस प्रकार के वस्त्र बन सकते हैं, ये सब हम चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त होने वाले समस्त तंतुओं को मुख्य रूप से 2 श्रेणी में हम बांटते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्राकृतिक तंतु, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा हमको मिले हैं, प्रकृति से जो मिले हैं उनको भी 3 भागों में आप बांट सकते हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा। दूसरे होते कृत्रिम, प्रकृति वाले प्रकृति से मिलते हैं, और कृत्रिम जो मनुष्य अपने द्वारा बनाता है। प्राकृतिक तंतुओं को पुनः 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। खास करके पहला होता है वानस्पतिजन्य तंतु, जैसे वनस्पतियों से हम प्राप्त करते हैं, ऐसे शहतूत वगैरह से, या फिर ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों से। प्राणी से, यानी कि जैसे रेशम के कीड़ों से प्राप्त करते हैं। खनिज से, ठीक, खनिज तंतु तमाम सारे होते हैं, तो इनसे भी वस्त्र बनाते हैं। कृत्रिम तंतुओं को 2 उपवर्गों में विभक्त किया जाता है, यांत्रिक विधि के से तैयार किए गए तंतु, और दूसरा होता है रासायनिक विधि से, यानी कि यांत्रिक विधि से और रासायनिक विधि से 2 प्रकार से हम कृत्रिम तंतुओं का निर्माण करते हैं। हम दूसरे चैप्टर में इन्हीं तंतुओं का वर्गीकरण देखेंगे और इन तंतुओं के बारे में, एक एक तंतु के बारे में विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन विभिन्न प्रकार के तंतुओं की उत्पादन प्रक्रिया, यानी कि ये कैसे उत्पादित किए जाते हैं,
अलग अलग विधि से इन सभी तंतुओं का निर्माण किया जाता है, इन सभी रेशों को बनाया जाता है। इन्हीं रेशों से धागों का निर्माण होता है और धागों की बुनाई करके वस्त्र हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। इन सभी तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन वस्त्र विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम कर लेते हैं। दूसरी बात, वस्त्र निर्माण की विविध विधियों का अध्ययन हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो वस्त्र विज्ञान का विषय क्षेत्र का दूसरा पॉइंट क्या है कि वस्त्र को बनाने के लिए जिन जिन विधियों का, जिन जिन मेथड का प्रयोग करते हैं, वो सभी मेथड हम वस्त्र विज्ञान के द्वारा ही समझते हैं, जानते हैं। वस्त्र विज्ञान में विभिन्न तंतुओं के अध्ययन के साथ साथ इन तंतुओं से वस्त्र का निर्माण कैसे किया जाता है या किस विधि के द्वारा किया जाता है, उसका अध्ययन भी किया जाता है। वस्त्र निर्माण के लिए सबसे पहले तंतुओं से यानी कि रेशों से हमको धागा तैयार करना होता है। फिर यह धागा विभिन्न तंतुओं को बांट कर या बट कर या गुथ कर, ठीक है, या इसको मतलब कि धागों को काट करके या उसको खींच करके धागा बढ़िया से तैयार किया जाता है। धागे भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए किए गए इन धागों से बुनाई की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वस्त्र निर्माण में बुनाई का अपना विशेष महत्व होता है। बुनाई कई प्रकार की होती हैं, उसको हम बुनाई वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। बुनाई के अतिरिक्त वस्त्र निर्माण के लिए कुछ अन्य विधियों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि फेल्टिंग, निटिंग, ब्रेडिंग, लेसिंग विधि या लेस विधि। ये बुनाई भी कई प्रकार की होती है, सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई। तो बुनाई के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, या जो है तमाम प्रकार के वस्त्र निर्माण की कई सारी विधियां होती हैं, बुनाई की कई विधियां होती हैं। तो वो सब विधियां, बुनाई, कताई, कढ़ाई, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। वस्त्र विज्ञान में वस्त्र निर्माण की उपयुक्त सभी विधियों का विस्तृत रूप से अध्ययन हम करते हैं। तो वस्त्र विज्ञान जो है वो वस्त्र बनाने की विभिन्न विधियों का भी अध्ययन विस्तार पूर्वक करता है। तो ये भी उसके विषय क्षेत्र में शामिल है। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट जो इसके विषय क्षेत्र में शामिल है वो क्या है भाई। तीसरी बात विषय क्षेत्र में इसके देखिए, वस्त्रों की बनावट और परिसज्जा का अध्ययन, यानी वस्त्रों को कैसे बनाया जाता है और वस्त्रों पर कैसे जो है कढ़ाई वगैरह करके, कताई बुनाई करके उसको किस तरीके से आकर्षक दिखाया जाता है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत वस्त्रों की बनावट और परिसज्जा का भी अध्ययन किया जाता है। वास्तव में काट करके या बुन करके तैयार किया जाता है वस्त्रों को। वस्त्र वैसा सुंदर नहीं होता है जैसा हम बाजार में से लेकर के आते हैं। वस्त्रों को जब कटाई बुनाई होती है उसके बाद भी वस्त्र जो होता है बहुत भद्दा दिखता है। उस पर जब फिनिशिंग होती, परिसज्जा होती, तब वह वस्त्र जो होता है पहनने के योग्य होता है और आकर्षक दिखता है, सुंदर प्रतीत होता है। इस स्थिति में लाने के लिए वस्त्रों को अनेक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। इन यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को ही बनावट या परिसज्जा कहा जाता है, फिनिशिंग कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। इसी के द्वारा वस्त्र पहनने के योग्य होते हैं। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वस्त्र जो होता है मजबूत होता है, वस्त्र मुलायम भी हो जाता है, वस्त्र चिकना भी हो जाता है और दिखने में आकर्षक प्रतीत होता है और पहनने के लिए अधिक उपयोगी भी बन जाता है। इस वजह से फिनिशिंग वस्त्रों की बहुत ज़रूरी होती है। वस्त्रों को परिष्कृत या उसको फिनिशिंग करने के लिए कई सारी विधियों का प्रयोग करके हम वस्त्रों को फिनिशिंग करते हैं। वस्त्रों की खास करके बिटिंग नाम की एक प्रक्रिया है, वॉशिंग करके, ठीक है। इसके अलावा कैलेंडरिंग विधि के द्वारा ग्लेजिंग विधि है, सीरीन विधि है, राइजिंग है, सेंफोराइजिंग है, टेलरिंग है, क्रेपिंग है, मर्सराइजिंग है। ये तमाम प्रकार की विधियाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पारिस्कृति की या परिसज्जा की विधियां हैं। बीटिंग, वॉशिंग, कैलेंडरिंग, ग्लेजिंग, सीरीन, राइजिंग, सेंफोराइजिंग, टेलरिंग, क्रेपिंग, मर्सराइजिंग, ठीक है। ये सब वस्त्रों को फिनिशिंग करने की या वस्त्रों को आकर्षक या सुंदर दिखाने की प्रक्रियाएं होती हैं। इन सब प्रक्रियाओं का उद्देश्य वस्त्रों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाना होता है मनुष्यों के लिए, और लोग उसको देखें तो उनको आकर्षक प्रतीत हो। ये एक प्रकार से आकर्षक बनाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए इन तमाम प्रकार की विधियों का प्रयोग करके वस्त्रों को हम अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्रों की रंगाई, छपाई आदि का भी वस्त्र विज्ञान में जो है अध्ययन किया जाता है कि वस्त्रों की रंगाई, कौन सा रंग किस वस्त्र पर रखा जाएगा, कौन सी कढ़ाई होगी, ये सब भी इसके अंतर्गत होता है। तो इस तरीके से वस्त्र विज्ञान में ये सब चीज़ें भी हम अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद में अगला जो आपका पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, उसमें क्या देखते हैं। देखिए, वस्त्र विज्ञान का जो अगला पॉइंट है जिसमें हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत समझते हैं, उसके विषय क्षेत्र में वस्त्रों का चुनाव कैसे करना है, वस्त्रों को संग्रहित कैसे, इकट्ठा कैसे करना होता है, उसका रख रखाव कैसे करना होता है, इन सभी का भी अध्ययन, यानी वस्त्रों का चुनाव, संग्रह और रख रखाव का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत।
इसका विषय क्षेत्र लिखेंगे कि वस्त्र विज्ञान में वस्त्रों के चुनाव, उनके संग्रह और रखरखाव का भी अध्ययन किया जाता है। वस्त्रों का चुनाव करते समय वस्त्रों की उपयोगिता क्या है, वस्त्रों का क्या उद्देश्य है, फैशन क्या चल रहा है, मौसम क्या है, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। इन सभी को दृष्टि में रख करके किया जाता है कि भाई किस मौसम में किस टाइप के वजह से ठंडी में ऊनी वस्त्रों का महत्व बढ़ जाता है। तो ये सब भी एक प्रकार से इसके अंतर्गत होता है। कौन से मौसम में कौन सा वस्त्र पहनना है, वस्त्रों का चुनाव या रखरखाव कैसे करना है, देखभाल कैसे करनी है, ये सब चीज़ें। वस्त्रों का चुनाव और उन्हें खरीद लेना ही पर्याप्त नहीं होता, वरन वस्त्रों का सही ढंग से उपयोग करना, वस्त्रों को सही ढंग से पहनना, वस्त्रों को कैसे पहनना है, उनका उचित रखरखाव भी परम आवश्यक होता है। अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का रखरखाव, संग्रह पृथक पृथक ढंग से यानी अलग अलग तरीके से किया जाता है। इन समस्त व्यवस्थाओं का अध्ययन भी वस्त्र विज्ञान एक प्रमुख अंग के रूप में करता है। ठीक है, तो ये भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा धुलाई कला का अध्ययन भी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है, ये भी इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे वस्त्र पहनते पहनते गंदे हो जाते तो उनको कैसे उस मैल को छुड़ाना होता है, इसको लेकर के धुलाई की कई विधियां हैं। ठीक है, मानव शरीर पर उपयोग किए जाने के बाद अथवा उपयोगों में आने के बाद वस्त्रों का मैला होना स्वाभाविक सी बात है, वस्त्र मैले हो जाते हैं। इन मैले वस्त्रों की सफाई के लिए इन्हें धोया जाता है। वस्त्रों की धुलाई का कार्य भी एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। एक सिस्टमेटिकल वे में वस्त्रों को धुलना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे पटक पटक के हर वस्त्र को नहीं धो सकते धोबिया घाट जैसे। अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को धोने की अलग अलग विधियाँ होती हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से वस्त्र दो प्रकार से धोए जाते हैं। पहला होता है एक पानी से धोना और एक होता है शुष्क धुलाई। ठीक है, जो बिना पानी के धोना। ठीक है, तो एक पानी से धोते हैं और एक बिना पानी के धोते हैं। धुलाई के कार्य में विभिन्न यंत्रों का उपयोग किया जाता है। धुलाई के साथ साथ वस्त्रों में कलफ लगाना हो गया, नील करना हो गया, या उसको इस्त्री करना हो गया, प्रेस करना हो गया। ठीक है, कलफ मतलब उसकी क्रिच वगैरह तैयार करना। ठीक है, नील लगाना मतलब कि कभी कभी सफ़ेद वस्त्रों पर देखते हैं, जैसे सफ़ेद वस्त्रों पर, सफ़ेद गमछे पर जब आप नील चढ़ा देते तो वो वस्त्र और भी परफेक्ट दिखता है। उसको प्रेस करके आप बढ़िया से एकदम जो उसकी बटुरन होती, सिकुड़न होती, ख़त्म हो जाती है। ये सब महत्वपूर्ण काम है। इन समस्त क्रियाओं का भी अध्ययन वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उपरोक्त विवरण से वस्त्र विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की एक स्पष्ट रूपरेखा हमारे समक्ष आ जाती है कि वस्त्र विज्ञान में हम इन नाना प्रकार की चीज़ों का या इन सभी प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो हमने आपको बताए। ठीक है, अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि वस्त्रों के निर्माण, वस्त्रों के रख रखाव के समस्त पहलुओं का अध्ययन वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्लियर, तो ये चीज़ें इस तरीके से वस्त्र विज्ञान का आपका ये हो गया सिस्टम। आप सभी का स्वागत है शुक्ला स्टडी पॉइंट में। हाँ, दूसरा अब पॉइंट क्या समझना था हमको कि वस्त्र विज्ञान तथा परिधान का क्या महत्व है, हम क्यों वस्त्र पहने। हम बिना वस्त्र के भी तो रह सकते हैं, लेकिन वस्त्र को अगर नहीं पहनेंगे तो एकदम से आदिमानव जैसे दिखेंगे, बंदर जैसी शक्ल हो जाएगी, वह व्यक्ति अच्छा नहीं दिखेगा। वस्त्र को पहनने में व्यक्ति अच्छा दिखता है। जैसे मैं अभी कोट वोट पहन के पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग रहा है, अपना चेहरा भी। लेकिन अगर मैं वैसे घूमता हूँ, जब ऐसे बिना सही से कोट वोट नहीं पहनता हूँ, थोड़ा सा चेहरा एकदम से भद्दा बंदर जैसा दिखता है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो दिखती है, ये वस्त्र आपको कभी कभी बहुत अच्छा दिखा देते हैं। एक दूल्हा देखते हैं, जिस दिन शादी होती है, बढ़िया कोट पैंट झाड़ता है, जूता टाई वाई पहनता है, तो एकदम से हीरो लगता है। दुल्हन उस दिन एकदम से हीरोइन लगती है जब वो लहंगा पहनती है 35,000 का। लेकिन जब वही जो है बाद में फिर आप देखोगे, जब वो बर्तन मांजती है तो एकदम से दूसरे तरीके से दिखती है। तो वस्त्रों का पहनने का जो एक प्रकार से सिस्टम है, अगर उसको पहना जाए सही से तो व्यक्ति उससे आकर्षक दिखने लगता है, व्यक्ति सुंदर प्रतीत होता है। ठीक है, तो वस्त्र विज्ञान तथा परिधान का क्या महत्व है, इसको समझते हैं। हेडिंग डालेंगे वस्त्र विज्ञान और परिधान का महत्व, लिखेंगे आज ही नहीं मानव का वस्त्रों से सदैव संपर्क रहा है। मनुष्य हमेशा वस्त्रों को पहनता रहा, चाहे चमड़े का वस्त्र हो, चाहे घास फूस का हो, चाहे तमाम प्रकार के तंतुओं का वस्त्र हो। यहाँ तक कि मानव सभ्यता और संस्कृति का इतिहास वस्त्र उत्पादन कला के उद्भव और प्रगति से सतत संबंध रहा है। यानी मनुष्य जब जब हुआ है तो कुछ ना कुछ अपने शरीर को ढकने के लिए उसने किसी न किसी चीज़ का प्रयोग किया है। वस्त्रों का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। आपके वस्त्र डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी कुर्सी मिलने वाली है समाज में। ठीक है, अतः वस्त्र विज्ञान का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य है। वस्त्र मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक होते हैं। मनुष्य की सभ्यता और उसकी सिविलाइजेशन और उसकी कल्चर को दिखाते हैं वस्त्र। आज से ही नहीं, प्रारंभिक काल से ही मानव तन ढकने का प्रयत्न करता रहा है।
इस काम के लिए उसने आदिम युग में घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ते, छाल, मृत पशुओं की खाल, इन सभी का वस्त्र जो है तैयार करके पहनता था। परंतु मानव इतने से कब संतुष्ट होने वाला था। मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी है और आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती हैं। लगातार आवश्यकताएं बढ़ती गईं, नए नए आविष्कार होते गए, तमाम प्रकार के वस्त्र बनते गए और इस तरीके से आज हम लोग कोट पैंट टाई पहन करके मौज मस्ती करते हैं। ठीक है। उसकी तीव्र बुद्धि, किसकी? मनुष्यों की तीव्र बुद्धि ने वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन और वस्त्रों को बुन करके तैयार करने की कला की खोज कर डाली। तब से अब तक वस्त्र निर्माण कला में लगातार विकास होता रहा है और इस दिशा में मनुष्य अनवरत रूप से प्रयत्नशील है। लगातार वस्त्र नए नए प्रकार के ढंग के या नए नए ढंग के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। आजकल तो डैमेज जीन्स, एक मशीन में जीन्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब उसमें क्या होगा, थोड़ा सा जीन्स फट गई बीच से, गांठ के पास से, यहाँ से घुटने के पास से। अब उसी जीन्स को क्या कर दिया, कहा कि चलो इसको भी एक बार मार्केट में लॉन्च करते हैं। तब तक दिया कि शाहरुख खान को दे दिया, मान लेते कि 4 लाख रुपए दे दिया, कहा कि एक पिक्चर में आप जो है कटी फटी जीन्स पहन करके एक दिन पिक्चर बना लो। ठीक है। प्रोड्यूसर से बात होगी कि 5 लाख रुपए आपको दे देंगे। अब शाहरुख खान या सलमान खान या अजय देवगन, किसी को मिल गई कटी फटी जीन्स, वो जो मिलती है, वो पहन लिए उसको। अब चूंकि सलमान खान ने पहना, शाहरुख खान ने पहना, अजय देवगन ने पहन लिया, तो अब जो उनको जो मूवी देखा, अरे तो ये तो कटी जीन्स, मतलब कि ये तो कोई फैशन है। अब वही कटी जीन्स का फैशन चल गया भैया। अब लोग वही कटी फटी जीन्स पहन करके अपने आप को लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री स्वयं है, इस तरीके का रुतबा जमाते हैं, उसमें चैन में लगा करके। पहले एक समय आया था जीन्स का पैंट चला था, यहाँ पर ब्लेड लगा रहता था। कौन सा ब्लेड? ये जो 1 रुपये की दाढ़ी वाला आता है बनाने वाला, ठीक है, विजय या जिलेट उलेट टाइप का जो होता है, ऐसे ही इस पे बेल्ट, उस पे पत्ती लगी होती थी, यानी जिसको ब्लेड कहते हैं। अब वही ब्लेड जो लगा रहता था, उस पे जंजीर बांधी रहती थी ब्लेड से, ऐसे पूरा का पूरा यहाँ पर, और वो जंजीर दिखती थी। पहले पुराने ज़माने में हीरो हीरोइन देखते तो पहनते थे, कुछ दिन तक वो चला। अब तो डैमेज जीन्स चल रहा है, कटी फटी जीन्स। आज तक मैंने नहीं पहनी उसको, मुझे बेवकूफ़ी लगती है। कुत्ते भौंकने लगते हैं गांव वगैरह में अगर उसको पहन के घूम लो तो। आजकल के जो ये जो शोबाजी करते हैं, वहाँ पर बैठ कर तमाम सारे शो चलाते हैं, आप देखे होंगे, वो लोग इतना चौड़ा चौड़ा पैंट पहनते हैं, इतना चौड़ा चौड़ा। पहले बेल बॉटम का चलता था कि कमर के पास पतला सा होता था पैंट और नीचे एकदम से चौड़ा होता था, बहुत चौड़ा, ठीक है, बेल बॉटम वाला। अब क्या है, अब पूरा चौड़ा चौड़ा एकदम से कटा, मतलब कि कुछ भी पहन लेते हैं, वही फैशन बन जाता है। कोई उसका वस्त्र का कोई वही नहीं रहा है। मतलब झोल झाल ऐसे देख तो बाद शाह कैसे वस्त्र पहनने लगते हैं, मतलब जो मतलब कि एकदम से लग रहा है कि उसमें पूरा जो है इतना पूरा किसी का पूरा शरीर समा जाए, इतना चौड़ा एक जो है पैंट वाला होता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि वस्त्र का पहनने का नज़रिया जो है, अब ऊबड़ खाबड़ चाहे जैसा पहन लो वस्त्र, कोई उसमें वो नहीं होता है। और लगातार आप देख रहे हैं हीरो हीरोइन या बॉलीवुड जो ये सब पिक्चर उच्चर बनाते हैं, लोग देखते हैं, इसी को देख करके लोग जो है, कुछ लोग तो वस्त्र पहनना ही छोड़ दिए हैं और जो कुछ पहन रहे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है। तमाम प्रकार के तो ये फैशन डिजाइनर दुनिया भर के हो चुके हैं, टीम टाम करने वाले, तमाम प्रकार के वस्त्रों का निर्माण कर दिए हैं। तो इससे क्या हुआ है, तमाम प्रकार की चीज़ें हुई हैं और लगातार वस्त्र बनाने की प्रक्रिया भी बदलती चली गई है। विभिन्न उद्योगों में भी वस्त्रों का प्रयोग होता है। टेप, बेल्ट, ध्वनि शोषित करने वाले पैड, पैरासूट, मोटर गाड़ी, टायर, इसके अलावा लिनोलियम, मैकिनटॉस, फर्श आवरण, यानी कि फर्श को ढकने के लिए जो चीज़ें होती हैं, ये सभी वस्त्र से बनते हैं। मिलिट्री, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाक, सभी विशेष प्रकार के लिए पोशाक या परिधान तैयार करना हो तो वस्त्रों के द्वारा ही बनाया जाता। तमाम प्रकार के वस्त्र, जलाभेद यंत्र हुआ, यानी कि जो वाटर प्रूफ जो वस्त्र बनाए जाते हैं। ज्वलनशील, यानी कि अग्निशामक यंत्र जो होते हैं, कि जैसे कि जो आग लग जाती है तो उसको जो है बुझाने के लिए जब लोग जाते हैं तो यही वस्त्र पहन कर जाते हैं। ज्वलनशील, यानी जिस पर आग नहीं लगती, ऐसे वस्त्र को पहन करके जाते हैं। ठीक है। तो इस तमाम प्रकार के वस्त्र का निर्माण शुरू हो गया और लोगों ने अलग अलग विधियों के वस्त्र को बनाना शुरू कर दिया। तो ये सब वस्त्र बनाने के प्रकार हैं, वस्त्र बनाने की कई विधियाँ हैं। उपयोगिता को दृष्टि में रख करके प्रयोग किए जाने वाले वस्त्र भी तैयार किए जाने लगे। ऑपरेशन से संबंधित तमाम प्रकार की पट्टियों का निर्माण करना शुरू हो गया। लगातार जैसे जैसे मनुष्य का बुद्धि का विकास हुआ, वस्त्रों में तमाम प्रकार के जो है चीज़ें बनती गईं। जो है एंटीसेप्टिक वस्त्रों का भी तैयार मतलब कि प्रयोग शुरू हो गया। शल्य चिकित्सा में कई स्थानों पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विशेष प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका शरीर के अंगों में अतिरिक्त संबल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तात्पर्य यह है कि मानव जीवन के विभिन्न कार्यकलापों में से वस्त्रों का घनिष्ठ संबंध होता है। इससे हम अपने को
पृथक समझ सकते हैं, अलग समझ सकते हैं। जैसे एक पुलिस एक वर्दी पहनता तो पुलिस की वर्दी अलग है, डॉक्टर की वर्दी अलग है, एक ड्राइवर की, कंडक्टर की वर्दी अलग है, एक प्रोफेसर की वर्दी अलग होती है। इस तरीके से हर व्यक्ति की वर्दी अलग अलग होती है और उसी से उसकी पहचान होती है, ना ही इससे अलग रह सकते हैं। वस्त्रों का सभी से सब समय का नाता रहा है। बिना वस्त्रों के मनुष्य का जीवन आज संभव नहीं है। यही कारण है कि वस्त्र उत्पादन संसार के सभी देशों में एक महत्वपूर्ण उद्योग है और वस्त्र निर्माण जो है लगातार दुनिया के सभी देशों में आप देख रहे हैं होता रहा है। क्यों? चूँकि इसकी उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वस्त्रों को लेकर के लोग तमाम प्रकार की जो धारणाएँ हैं वो लगातार जो है बढ़ती जा रही हैं। वस्त्र नए नए प्रकार के बन रहे हैं। लोग फैशन चलता कि एक साल में एक वस्त्रों का फैशन चलेगा। अभी कुछ दिन पहले कुर्ता का एक फैशन चला था। कुर्ता में वो लग करके सितारा उतारा लग करके चमकता था। हल्दी पे पीला कलर का कुर्ता हमने भी खरीदवाया था, अपने भैया की शादी थी तो उसमें एक पीला कलर का कुर्ता आता जो चमकता था, वो कुर्ता हमने खरीदा था। तो वही कुर्ता पहन करके कुछ जजमानी वगैरह पंडिताई भी करने चले जाते थे कभी कभी। तो वो कुर्ता जो है चमकता है, जैसे कि अब उस पर सदरी नहीं पहनते हैं, उस कुर्ते पे पार्टी वियर कहते हैं उसको, या आप कुछ भी कहते हैं, जो भी कुछ कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो हर एक वस्त्र जो होता है उसकी कुछ जो है समय के लिए उसको फिट किया जाता है कि भाई हाँ इसका फैशन अभी तक है। अब की लगन आई तो अब दूसरा कोई फैशन निकलेगा। बस पैसा कमाना तो वस्त्र बना करके, और लोग इसी में पागल हैं। दुनिया भर के बेईमानी शैतानी करके पैसा लोग कमाते हैं, या फिर जो सही भी पैसा कमाता है वो भी जैसे कोई बेईमानी शैतानी करके पैसा कमाया, उसने खूब खर्चा किया अपनी शादी में या अपने घर की शादी में। लोगों ने देखा कि ये भाई इतना खर्चा कर दिए, तो वो भी चूँकि देखता है तो वो भी ऐसा करने का प्रयास करता है, तो भी देखी दाखा में खर्चा करता है, लेकिन उसके खेत बिक जाते हैं, उसके सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे लगातार भौतिकवादी समाज होने से के नाते तमाम प्रकार के खर्चे भी बढ़ चुके हैं। अति प्राचीन काल में जिन देशों की सभ्यता और संस्कृति विकसित थी वहाँ सुंदर वस्त्रों का निर्माण होने लगा था। जैसे मिस्र, यूनान और भारत सुंदर वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। इनका प्रमाण ऐतिहासिक अवशेषों में मिलता है। वस्त्र निर्माण का काम केवल हाथों से अधिक श्रम और अधिक समय लगा करके होता था पहले, फलस्वरूप उत्पादन भी कम होता था पहले। फिर उसके बाद में करघे का आविष्कार हुआ, मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे वस्त्र बनाने जाने शुरू हो गए। उन्नति हुई, कम समय में कम श्रम से अधिक वस्त्र तैयार किए जाने लगे। वैज्ञानिक आविष्कारों से वस्त्र निर्माण कम से कम मतलब कि वस्त्र निर्माणों के काम और उन्नति जो है बहुत ज़्यादा हो गई। औद्योगिक क्रांति के बाद में इस उद्योग ने एक नया मोड़ ले लिया। विद्युत यानी बिजली से चलने वाले यंत्रों का विकास हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने वस्त्र निर्माण उद्योग को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। कम समय में बहुत डिजाइन युक्त जो है वस्त्रों का निर्माण हो रहा है। तमाम प्रकार की कढ़ाई बुनाई जो पहले हाथों से करने में बड़ी मेहनत लगती थी, उसको मशीनों के द्वारा 2 सेकंड 3 सेकंड में हो जा रहा है। विज्ञान की प्रगति का प्रभाव वस्त्र निर्माण कला पर भी पड़ा है। आधुनिक युग में वस्त्रों के निर्माण के लिए नवीन रासायनिक रेशों का आविष्कार हो चुका है। अनेकों नवीन रेशों की खोज निकाले जा रहे हैं। आज विज्ञान ने वस्त्र उत्पादन के कार्य में ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी इससे पहले नहीं करी होगी। आज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पानी, दूध, कोयला आदि के माध्यम से रासायनिक विश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा वस्त्रोपयोगी रेशे बनाए जा रहे हैं। यानी कि दूध से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, पानी से, दूध से, मतलब कि तमाम प्रकार के जो है रासायनिक प्रोडक्ट से जो है धागे बनाए जा रहे हैं। उन धागों से वस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। इन रेशों के साधन प्राकृतिक रेशों के समान सीमित नहीं है तथा इनके रूप में अनंत बनाए जा सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें उसी के अनुकूल बनाया जाता है। जैसे आप देखते हैं सूती वस्त्र हो गया, रेशमी वस्त्र हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, सभी प्रकार के रेशों का अनुकरण करते हुए बनाया जाता है इन कृत्रिम रेशों को, और अन्य गुणों का भी इसमें सहज ही समावेश किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं आज के युग में जो है अनेक वस्त्र बने हैं जिन्हें इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती, जिसमें सिकुड़न आएगी ही नहीं, ऐसे भी वस्त्र बन चुकते हैं। ऐसे वस्त्र बने जिसमें पानी अंदर ही नहीं जाएगा, ऐसे वस्त्र भी बने जिसमें आग नहीं लगेगी। तो ऐसे तमाम प्रकार के वस्त्रों का निर्माण वैज्ञानिकता बढ़ने के साथ हुआ है। तो हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में वस्त्रों का एक विशेष महत्व है। बिना वस्त्रों के मनुष्य का जीवन अधूरा सा प्रतीत होगा, ठीक है, या मनुष्य केवल एक खाण मांस का पुतला ही बचेगा अगर वह एक प्रकार से चीज़ों को नहीं समझेगा, ठीक है। वस्त्र जीवन को सभी वस्तुओं से अधिक प्रभावित करते हैं। इसके उचित चयन और उपयोग से व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है। शारीरिक अवगुणों को दबा करके व्यक्ति को सुंदर बनाने में इसका योगदान सबसे अधिक होता है वस्त्रों का। शरीर के अतिरिक्त वस्तुओं का सौंदर्य भी इसके उचित प्रयोग से द्विगुणित हो जाता है, यानी कि मनुष्य का सौंदर्य जो होता है बढ़ जाता है वस्त्रों को पहनने से। मैंने आपको बताया दूल्हा दुल्हन का उदाहरण दे करके।
गृह सज्जा हो यानी घर को सजाने में भी आप देखते वस्त्रों का उपयोग होता है। जैसे अगर आप खिड़की लगी, खिड़की पे बढ़िया पर्दा टांग दें, ठीक है। अब हमारे जैसे नहीं कि भाई चदरा तान करके काम चला रहा हूँ, पर्दा नहीं टाने हूँ, क्योंकि समय नहीं मिला पर्दा लाने का, तो इस पर हमारे खिड़की पर चद्दर टाना हुआ, उसी चद्दर अपना जो होता है एक चद्दर टांग देते हैं। तो मतलब कि एक थोड़ा सा दिखाने में, अब जो कोई हमारे रूम में आता है कहता है अरे गुरुजी आप भी क्या करते हैं, 400-500 रुपये का पर्दा नहीं ले पाते हैं, मौज लेता है। लेकिन जब उसे पर्दा टांग दो तो और सुशोभित होगा, अच्छा दिखेगा। कभी जाएंगे लेकर आएंगे। गृह सज्जा हो यानी घर को सजाने के लिए, मोटर गाड़ी हो, सभी के मोटर गाड़ी को उड़ाने के लिए भी वस्त्र बनाए दिए गए हैं। कोई क्रय विक्रय केंद्र हो, तो कोई दुकान बाजार हो, सभी रूप रंग बिरंगे वस्त्रों से खिला हुआ है आजकल, ठीक है। आंतरिक और बाह्य सज्जा सभी में वस्त्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। आप बनारस में जाएं, बनारसी साड़ी बढ़िया से देखें कितनी ज़बरदस्त लगती है। ऐसे ही तमाम प्रकार के लहंगे, आजकल तो लहंगे भी 50-50 हज़ार के चलने लगे हैं। लेकिन वही कितनी कीमत होगी उसकी, कीमत बहुत महंगी। लोग कमा रहे हैं बस धुआंधाड़। शादी वादी के चक्कर में बस यही है कि भाई एक दिन लोग देखेंगे कि भाई लहंगा कितना महंगा पहन के आई, लेकिन बस उसके बाद में उसका शौक होगा ख़त्म। लहंगा फिर डेली थोड़ा पहनना उसको, बस उसको रख देना है। तो लेकिन उसको खरीदने के चक्कर में क्या होता है, अगर नहीं खरीद करके दो बवाल हो जाएगा, शादी वादी टूट जाएगी जो तुरंत। अगर 35,000 से नीचे लहंगा है तो बवाल होना पक्का एकदम से तय है, ठीक है। तो इस तरीके चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एक दिन पहनना है। शेरवानी अगर 15,000 से नीचे पहन रहा है दूल्हा, तो लगता है कि हाँ भाई वो शेरवानी ही क्या। दूल्हा भी सोचता है एक ही बार शादी होनी है तो काहे नहीं अच्छा डिजाइन वाला लेते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक दिन की बात ही होती है, बस वही सब उसी में सब। लेकिन अब व्यक्ति क्या सोचता है कि ये बस एक ही बार तो शादी होनी है, फिर कब ज़िंदगी रहे ना रहे, तो इसी के दिन के लिए तो कमा रहे हैं। यही सोच करके लोग सांत्वना देते हैं अपने आप को। खेत पात तक बिक जाता है शादी ब्याह में, लेकिन लोग मौज मस्ती करके बढ़िया से एंजॉय करके विवाह करते हैं, क्योंकि खुशी के पल होते हैं। उस दौरान सभी लोग खुशी रहते हैं। लोग अगर यही सोचे कि यही नहीं करना, तो भाई जैसे गोला दगाते हैं, जो पटाखे होते हैं, लोग क्यों दगाते हैं उसको, अच्छा लगता है बस थोड़ा कि भाई हमारे शादी में इतने पटाखे दगे थी, ठीक है, इतने रुपए के पटाखे, मतलब एक कहने के लिए, एक भौकाल वगैरह बनाने के लिए। बाकी ये पटाखों में क्या है, पटाखे अब वैसे सोचो तो पटाखे में आग लगाना जैसे है कि पैसे में आग लगा रहे हैं, वही तो है। जैसे 10 रुपये का एक गोला, 20 रुपये का गोला खरीदे, उसमें आग लगा दिए, तो वो रुपये में तो आग लगाना है। या ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें जो बेफिजूल की हैं, अगर आप उसको ना भी करें तो चीज़ें काम चल जाएंगी। लेकिन क्या है, अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में पछताएंगे कि रुपया तो बाद में फिर कमा लेंगे, लेकिन क्या वो चीज़ें हो पाएंगी जो आज नहीं हुई। तो वो रंग बिरंगी वस्त्रों में खिल उठता है। आंतरिक और बाह्य सज्जा सभी वस्त्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो लगातार ये चीज़ें होती रही हैं। तो ये सब आपने देखा। अब अगला जो आपका लेक्चर आएगा उसमें हम वस्त्र तंतुओं से आशय समझेंगे, वस्त्र तंतुओं के बारे में, वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें हम एक एक तंतु के बारे में विस्तार से बताएंगे, ठीक, किस तरीके से तंतु होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर सेकंड क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें से बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।